गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड। उसमें हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन द्वारा दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। जैसे कि माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जिसके जल अपघटन जब HCl की उपस्थिति में किया जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोज की दो इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पे माल्टोज को दर्शाया गया है C12H22O11 प्लस H2O। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में या डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो दो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ प्राप्त होती है C6H12O6। इसी तरह से लैक्टोज C12H20O11 प्लस H2O यानी कि लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में या तनु HCl की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो बीटा डी गैलेक्टोज तथा अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है जो कि देख सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी गैलेक्टोज की इकाइयों में अपघटित होता है। सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज का फॉर्मूला भी वही है C12H22O11 वाटर के प्रेजेंस में जब इन्वर्टेज एंजाइम या सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में अथवा तनु HCl की उपस्थिति में जब जल अपघटन किया जाता है तो उस कंडीशन में अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज इकाइयाँ प्राप्त होती है, यानी कि जल अपघटन द्वारा दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त हो रही है। इसका से सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड को अपचायक अथवा अनपचायक शर्कराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। डाइसेक्राइड के निर्माण के दौरान दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जुड़कर एसीटेल अथवा ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण करती है। सुक्रोज के निर्माण के दौरान दोनों एनोमरिक कार्बन एसीटेल बंध निर्माण में भाग लेते हैं अर्थात दोनों ग्लाइकोसाइड का निर्माण करते हैं। अतः सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है जो कि ऑक्जिम अथवा ओसोजोन के साथ ओसोजोन का निर्माण नहीं करती कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन के द्वारा। सुक्रोज फैलिंग अथवा टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन भी नहीं करती अर्थात यह एक अनपचायक शर्करा है। तो जब भी आपकी क्वेश्चन आता है अपचायक या अनपचायक शर्करा तो सुक्रोज को आपको अनपचायक शर्करा बताना और उसको बताना है कि ना तो ये फैलिंग सॉल्यूशन का ना टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन कर पाता है, साथ ही ऑक्जिम और ओसाजोन का निर्माण भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ में नहीं करता। ओसाजोन और ऑक्जिम का निर्माण भी नहीं करता क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं है। तो इस तरह से आपको सुक्रोज को एक अनपचायक शर्करा के रूप में डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। माल्टोज के निर्माण के दौरान 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। इस बंध के निर्माण में एक ग्लूकोज इकाई का एनोमरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बंध निर्माण में भाग लेता है, एसीटेल निर्माण में भाग लेता है। इस प्रकार के बंधन के कारण माल्टोज एक अपचायक शर्करा है जो ऑक्जिम तथा ओसोजोन का निर्माण करती तथा साथ ही फैलिंग विलयन तथा टॉलिन विलयन का भी अपचयन करती है। माल्टोज की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। माल्टोज का निर्माण डाइस्टेज एंजाइम अथवा एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार के जल अपघटन द्वारा किया जाता है। तो डाइस्टेज एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम अथवा तनु HCl की प्रेजेंस में आप देखते हैं कि जो स्टार्च है उसका जल अपघटन होता है और डाइसेक्राइड इकाई यानी कि माल्टोज का निर्माण होता है। दो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ परस्पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर माल्टोज का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आप अल्फा डी ग्लूकोज जिसके अंदर फर्स्ट एनोमरिक कार्बन पे OH जो है राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होता है तो हार्वर्थ स्ट्रक्चर में उसे नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का पायरनोज स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है और फर्स्ट और फोर्थ नंबर के कार्बन के बीच जो फर्स्ट है एक यूनिट का फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे के फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्शन करता है, वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है और हमें माल्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, यानी कि इसका जो अल्फा माल्टोज है वो 168 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दर्शाता है, जबकि बीटा माल्टोज 118 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दर्शाता है।
यदि माल्टोज का अल्फ़ा माल्टोज का ताज़ा विलियन बनाया जाता है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन 168 डिग्री होता है, जो समय के साथ घटकर 136 डिग्री के ऊपर स्थिर हो जाता है। इसी तरह बीटा माल्टोज का ताज़ा विलियन जलीय विलियन जो है वो 118 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन विशिष्ट घूर्णन दर्शाता है, जो समय के साथ बढ़कर 136 डिग्री पर स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज कंटिन्यूसली बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज कंटिन्यूसली अल्फ़ा डी ग्लूकोज में जलीय विलयन के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं, और जलीय विलयन में एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, और साम्य मिश्रण का स्पेसिफिक रोटेशन 136 डिग्री पाया जाता है। इसी तरह से हम लैक्टोज के अंदर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे कि लैक्टोज के जलपटन द्वारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी गैलेक्टोज इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लैक्टोज निर्माण के दौरान अल्फ़ा डी ग्लूकोज की एक इकाई बीटा डी गैलेक्टोज के साथ में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ती है तथा इसे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। तो ग्लूकोज का 4th नंबर का कार्बन और गैलेक्टोज का जो 1st नंबर का कार्बन है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक जो यूनिट है, यानी कि जो ग्लूकोज यूनिट है, उसके अंदर 1st नंबर का जो कार्बन वो हेमी एसिटल से एसिटल निर्माण नहीं कर रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे ये भी लैक्टोज भी जो है वो एक अपचायक शर्करा होगी, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट का जो एनोमरिक कार्बन है वो एसिटिल निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, एक का ले रहा है लेकिन दूसरी यूनिट का नहीं ले रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये एक अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा यानी कि यह ऑक्सीजन का निर्माण करेगी, ओसाजोन का निर्माण करेगी, फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करेगी, टॉलेंस रिएजेंट का भी रिडक्शन करेगी। जो गैलेक्टोज इकाई एसिटिल अथवा ग्लाइकोसाइडिक बंध निर्माण में भाग नहीं ले रही है, तो ये एक अपचायक शर्करा जो है वो उसका निर्माण करेगी। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो हावर्थ स्ट्रक्चर है, पायरनोज स्ट्रक्चर जो है उसके द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो यूनिट है उसको पहले हमने बीटा डी गैलेक्टोज दर्शाया है, दूसरी यूनिट के रूप में हमने अल्फ़ा डी ग्लूकोज को दर्शाया है। तो इस तरह से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे दर्शाया गया है। सुक्रोज को इक्ष्यु शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैन शुगर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये कैन या हम जो गन्ना है उससे ये प्राप्त की जाती है। और इसका विशिष्ट घूर्णन जो है +66 डिग्री का पाया जाता है, अर्थात ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को 66 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूर्णित कर देती है। जल अपघटन के पश्चात प्राप्त ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 52 डिग्री पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज का परिणामी विशिष्ट घूर्णन -92 डिग्री का होता है। इस प्रकार 52 का ग्लूकोज यूनिट का और फ्रक्टोज यूनिट का -92 डिग्री, यानी कि नेट रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, लिवो रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। इस प्रकार प्राप्त शर्करा के मिश्रण का परिणामी घूर्णन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा। सुक्रोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करती है, जबकि इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस से जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फ्रक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसका परिणामी घूर्णन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पाया जाता है। तो इसी कारण से सुक्रोज को क्या कहा जाता है, प्रतीप शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, इन्वर्टेज के नाम से, इन्वर्टेज एंजाइम इसी तरह से इसका जलवघटन करता है। तो आप देखते हैं कि इसका जलवघटन जब होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो कि 52 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दर्शाता है, और बीटा डी फ्रक्टोज जो कि -92 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दर्शा रहा है। परिणामी मिश्रण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करता है, जबकि सुक्रोज जो है इटसेल्फ यदि हम देखें तो वह +66 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। अब इसमें बॉन्डिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो दोनों ही यूनिट, चाहे वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज है, दोनों इकाइयाँ जो है इकाइयों के जो एनोमरिक कार्बन है वो एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड
या बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि दोनों ही एनोमरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं, इस कारण से यह जो है वो एक अनअपचायक शर्करा है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज का पायरनोज स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर लिखा गया है, और दोनों के बीच में 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को दर्शाया गया है। पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना है, और जो फर्स्ट नंबर ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर का और गैलेक्टोज का जो सेकंड नंबर का कार्बन है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वाटर के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ में आपको 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसके फॉर्मेशन को उसको दर्शाना है। पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड में हम बात करेंगे स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च के जलक गठन से अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती है। स्टार्च में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। जल में घुलनशील 20% भाग अल्फा एमाइलेज कहलाता है, जबकि स्टार्च का 80% भाग जो है जल में अघुलनशील पाया जाता है, तथा इसे एमाइलोपेक्टिन या बीटा एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। अल्फा एमाइलेज इकाइयों की यदि हम बात करें तो असंख्य अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जैसे कि माल्टोज के अंदर पाया जाता है, उसी तरह का 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है अल्फा डी इकाइयों के बीच में पाया जाता है। वहाँ पे केवल 2 यूनिट जुड़ी होती है, यहाँ पे 2 से कई ज़्यादा यूनिट जो है असंख्य ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर आपस में जुड़ जाती है। ये सभी इकाइयाँ एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है, जिसे अल्फा एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। बीटा एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन, इसमें 25 से 30 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है, यानी कि इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से 25 to 30 यूनिट्स जो है आपस में जुड़ जाती है। ये परस्पर इकाइयाँ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। विभिन्न अल्फा एमाइलेज संरचनाएं परस्पर 1,6 ग्लाइको, अब ये क्या हुआ, अल्फा एमाइलेज इकाइयाँ बनी जहाँ पर 25 to 30 यूनिट्स जो आपस में जुड़ी हुई है, और ये जो यूनिट्स है ये आपस में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि माल्टोज के अंदर पाया जाता है या अल्फा एमाइलेज इकाइयों के अंदर पाया जाता है, और 2 अल्फा एमाइलेज इकाइयाँ जो है परस्पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। और ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे जो है ये संरचना प्राप्त जो होती है उसे हम बीटा एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन इसे कहा जाता है, जो कि जल में अविलय पाई जाती है। तो इस प्रकार स्टार्च में 2 प्रकार की इकाइयाँ होती है, अल्फा एमाइलेज जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, बीटा एमाइलेज जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल पाई जाती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमको बनाने हैं, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड इकाइयाँ जो है वो प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी होती है। देखिए जो स्टार्च है उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ परस्पर जुड़ी होती है, परस्पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला की सीधी श्रृंखला के जो है पॉलीसेक्राइड का निर्माण करती है। यहाँ पे सेल्यूलोज में अल्फा डी ग्लूकोज की जगह पर बीटा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ जो है परस्पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है, जिसको हमने जिगजैग बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ पे देखिए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दर्शाया गया है। जो फर्स्ट कार्बन का एनोमरिक कार्बन और फोर्थ का दूसरी यूनिट का फोर्थ एनोमरिक कार्बन जो है परस्पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीटा इकाइयाँ है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फर्स्ट एनोमरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो ऊपर प्रेजेंट होगा, तो सभी यूनिट्स के अंदर जो फर्स्ट एनोमरिक कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, जबकि फोर्थ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा आप जानते हैं कि चाहे वो अल्फा यूनिट हो चाहे बीटा यूनिट हो, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे पाया जाता है। तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, और उस बॉन्डिंग से हमको जो है देख सकते हैं कि सेल्यूलोज की जो परस्पर इकाइयाँ जो है वो आपस में जुड़ी होती है। इसको बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखलाएं जुड़कर स्ट्रेट लाइंस का निर्माण करती है। तो ये जो सेल्यूलोज है उसकी सहायता से हम जो है ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर शो किया गया है, और इसमें बीटा यूनिट्स आपको याद रखना है कि आपस में जुड़ी होती है। तो इसी के साथ आपकी कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है।
और ये थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है और अगली क्लास में हम फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट आपकी, जैसे कि फर्स्ट यूनिट आपकी हमने डिस्कस की थी एनएमआर, सेकंड यूनिट हमने डिस्कस कर लिया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद हमने नेक्स्ट यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट कर ली है। अब उसके बाद जो है हम अगली यूनिट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।